मृत्यु समझ में नहीं आया था। हाँ, दया मृत्यु से आर्टिकल 21 से ही शुरू करेंगे, चिंता मत करिए। आज की क्लास आर्टिकल 21 से ही शुरू करेंगे। अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़ रहे थे जो खत्म नहीं हो सका था। आज थोड़ा सा आपकी क्लास लंबी होगी और हम कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 28 तक कर लेंगे। ठीक है, तभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनेंगे आप। सर हमारा कल का क्लास छूट गया था, वीडियो ग्रुप में भेज दें। अच्छा, अब पढ़ाए नहीं, ग्रुप में वीडियो भेजने लग जाएं। देखो, अब अनुच्छेद 21 जो है अनुच्छेद 21 को ध्यान से सुनो। सबसे पहले अनुच्छेद 21 को दो भागों में बांट करके पढ़ना है। जो पहला भाग है, यानी जो एक भाग है वो है दया मृत्यु, यानी यूथेनेशिया। ठीक है ना। और जो दूसरा भाग है वो आपका क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। यानी दो भागों में बांट करके आपको पढ़ना है। मैंने इसमें कुछ आपको शुरू किया था, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो आपको ये जो कंटेक्ट है या कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल 21 का, उसको हमको दो भागों में बांट करके पढ़ना है। लाइफ विद डिग्निटी, एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, यूथेनेसिया, यानी दया मृत्यु। अब आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो वो हमने कल समझ ही लिया था कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। उसमें क्या हमने लिखा है, किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। और हमने आपको ये बात समझा दिया था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर इसके पहले वाला जो लेक्चर है, पॉलिटी मतलब 7 करके शायद है, वहां पे आप जाके देख लो तो वहां पर हो जाएगा। तो हमने जहां तक पढ़ लिया था वहां मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे है, थोड़ा सा तेज करना होगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के ये वाला भाग देख लेंगे जो हमने कवर अप किया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या समझा था कि आपका ए के गोपालन केस हुआ था, और ए के गोपालन केस में, ए के गोपालन केस 1950 में हमने क्या बात को समझा था कि ए के गोपालन केस हुआ था, और ए के गोपालन केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो सिर्फ उतना ही है जितना कि संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद एक केस आया जिसको हमने समझा था मेनका गांधी केस। ठीक है ना, मेनका गांधी केस। और इस मेनका गांधी केस में ये कब था, 1978 में, जहां पर वृहद व्याख्या किया सुप्रीम कोर्ट ने और बताया कि जीवन जीने के अधिकार के अंदर सिर्फ जीवन जीना ही नहीं होता। जीवन जीने का अधिकार का मतलब वो ये होता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। मतलब जब तक गरिमा नहीं है जिंदगी में तब तक जीवन जीना ही व्यर्थ है। तो कहने का क्या मतलब बताया अनुच्छेद 21 के अनुसार कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ जीवन जीना नहीं है। मेनका गांधी के 1978 में बताया कि जीवन जीने के अधिकार के अंदर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अपने आप शामिल है। यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया था। अब बात आता है यूथेनेसिया का, यानी दया मृत्यु का। तो सबसे पहले दया मृत्यु यानी यूथेनेशिया किसको कहते हैं, ठीक, उसको समझने के पहले पहले ऐसे समझो कि एक जीवन जीने का मतलब क्या होता है। जीवन जीने का मतलब क्या होता है कि हम चाहें तो जिएं और चाहें तो ना जिएं। जैसे हमारा जीवन अगर हमारे हाथ में दिया हुआ है तो इसका दो मीनिंग लोग निकाल सकता है, इसका दो अर्थ लोग निकाल सकता है। जो पहला अर्थ निकालेगा वो क्या निकालेगा कि जीवन जीने का मतलब ये होता है कि चाहे तो जिए और चाहे तो जीवन ना जिए, यानी जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार क्या है, शामिल है। ये बात बोलता है अनुच्छेद 21। यानी शुरू में हमने ये समझा था अधिकार का मतलब क्या है कि जीवन अपने हाथ में है, चाहे तो जीवन को जिया जाए और चाहे तो जीवन नहीं जिया जाए। और यही सबसे पहला जो केस हुआ, रतीनम केस। एकदम ध्यान से सुनते चलना, नहीं बार बार पूछोगे कौन सा केस। तो रतीनम केस जो हुआ, ये रतीनम केस कब हुआ, 1994 में। रतीनम केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जीवन जीने, गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो व्याख्या किया वो यही किया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब होता है गरिमा, मरने का भी अधिकार। यानी जिस तरह से हम अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जिएंगे उसी तरीके से हम मर भी गरिमापूर्ण तरीके से सकते हैं, यानी इच्छा का अधिकार दिया गया। यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार क्या है, सम्मिलित है। ये रतिनम केस में समझाया गया, यानी रतिनम केस में यही निर्णय दिया गया कि जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत मरने का या आत्महत्या का या फिर मृत्यु का भी जो अधिकार है वो शामिल है। ये बात बताया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद इस बात को, ये कुछ दिन तक बात चला,
सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। और इसके तहत हो क्या रहा था कि इसके पहले चूंकि राज्य सूची के विषय में हम लोग इंडियन पिनल कोड के थ्रू एक लॉ बनाए हुए थे, यानी आईपीसी की एक धारा थी। वो आईपीसी की धारा का नाम था आईपीसी की धारा 309। और उस आईपीसी की धारा में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति कभी भी आत्महत्या का प्रयास करता था उसको दंड दे दिया जाता था। यानी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो आत्महत्या का प्रयास करता था उसको दंड दे दिया जाता था, यानी उसको हम लोग दंडित करते थे। ये आईपीसी की धारा बनाया गया था। तो जैसे ही रतिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि जीवन जीने का मतलब ये होता है मरने का भी अधिकार, वैसे ही आईपीसी की धारा जो 309 है उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मतलब उसको खत्म कर दिया गया, मतलब क्या है, उसको समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले ऐसे समझो कि दया मृत्यु और यूथेनेसिया में हमको सबसे पहले ये समझना है कि आर्टिकल 21 ये बोलता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जो मेनका गांधी के 1978 में हुआ। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब है जीने का भी अधिकार और मरने का भी अधिकार। ये हमको कब पता चला, रतिनम केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, जब उन्होंने निर्णय दिया 1994 में। उसके पहले एक नियम बना था या इंडियन पिनल कोड 309 के तहत क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु चाहता है, यानी अगर वो मृत्यु है, यानी वो सुसाइड अगर करता है, करने की कोशिश करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, यानी उसको दंडित किया जाएगा। तो उन्होंने आर्टिकल जो आईपीसी की धारा 309 थी उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। रतिनम केस में अपने आप वो रद्द हो गया। इसके बाद जो दूसरा केस आया, ज्ञान कौर केस, ये केस कब आया, तो ये केस आया सर 1994 में। और ज्ञान कौर केस जब 1996 में आया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने गलत कर दिया। ये जो निर्णय सुनाया रतिनम केस में कि जीवन जीने का मतलब होता है मरने का भी अधिकार, उनको सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ कि ये गलत था। ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदला और उन्होंने अपने निर्णय को बदल करके ये कहा कि जीवन जीने के अधिकार में, यानी जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का अधिकार, वहां पर मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जबकि रतिनम केस में इन्होंने क्या बताया कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का भी अधिकार शामिल है, यानी कोई आदमी इच्छा मृत्यु कर सकता है, ठीक। लेकिन ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को बदल दिया और अपने इस निर्णय को बदल करके उन्होंने क्या बताया कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं बोलता है, यानी वहां पर मरने का अधिकार नहीं है। यानी एक बार फिर से उन्होंने आईपीसी की जो धारा थी, क्या धारा थी और वो क्यों बनाई गई थी, वो ये बनाई गई थी अगर कोई भी अगर अटेम्प्ट टू मर्डर की कामना करता है, अगर वो करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, तो आंसर है कि उसको दंड दिया जाएगा। तो उसको एक बार फिर से उन्होंने क्या कर दिया, बहाल कर दिया। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, जीवन जीने के अंदर क्या मरने का अधिकार शामिल है या नहीं है। तो सबसे पहले ये एक डिस्प्यूट का विषय रहा। सबसे पहले लोग ये समझता था कि जीवन जीने का मतलब ये होता है मरने का अधिकार उसमें शामिल है, चाहे तो जिए चाहे तो ना जिए। उसमें रतिनम केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि जीवन जीने के अंतर्गत क्या होता है, मरने का अधिकार शामिल होता है। यानी जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब ये होता है कि उसमें मरने का भी अधिकार क्या है, शामिल है, ठीक। उसके बाद आईपीसी की धारा 309 के तहत दंड दिया जाता था, जो भी कोशिश करता था वो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। अब आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है, लेकिन ज्ञान कौर के 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया तथा यह निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अर्थात आईपीसी की धारा 309 को पुनः बहाल कर दिया गया। यानी आईपीसी की धारा जो 309 थी वो ये कहती थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है आत्महत्या का तो उसे दंड दिया जाएगा, उसको बहाल कर दिया गया। यहाँ तक बात हुआ। उसके बाद यूथेनेसिया यानी दया मृत्यु का मतलब क्या होता है, तो दया मृत्यु का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है, मैं असाध्य रोग की बात कर रहा हूँ, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है ना। असाध्य रोग से जो भी पीड़ित व्यक्ति है, ऐसा भी व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य का मतलब है कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता। आयुर्वेद किसी भी रोग को असाध्य नहीं मानता है, बहरहाल इस डिस्प्यूट को हमको समझना नहीं है। लेकिन ऐसे समझ लो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित है, कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल मरने की स्थिति में है, वो जी नहीं सकता है। कभी गए होंगे, मतलब पीजीआई यूजीआई में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल असाध्य रोग से पीड़ित है कि वो जीवन जीना ही नहीं चाहता, तो डॉक्टर की इच्छा से, ध्यान सुनना, डॉक्टर की इच्छा से उसको दया मृत्यु दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि डॉक्टर ऐसा कोई काम कर देता है जिससे वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
जैसे याद करो कि बहुत सारे मूवियों में या बहुत जगह आपको ये सुनने को मिला होगा कि जब जिंदगी जो है वो क्या नाम है, मौत से भी बदतर हो जाए तो इंसान को मृत्यु दे देना चाहिए। तो सेंटेंस आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिंदगी में इतना कष्ट है कि मृत्यु में भी इतना कष्ट नहीं है, तो वहां पर जिंदगी जीने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उससे अच्छा मृत्यु ही हो जाए। तो असाध्य रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उस असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अगर वो डॉक्टर से सिफारिश करेगा तो उसको दया मृत्यु दे दिया जाएगा। क्या इंडिया में दया मृत्यु को मान्य किया गया है? तो एक केस आया और उस केस का था अरुणा शान बाग केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अरुणा शान बाग केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर जो एक्टिव यूथनेशिया है वो नहीं मान्य है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो पैसिव यूथनेशिया ही मान्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव यूथनेशिया? यानी सक्रिय दया मृत्यु जो है वो मान्य नहीं है, निष्क्रिय दया मृत्यु ही मान्य है। क्या मतलब होता है ये सक्रिय दया मृत्यु का और निष्क्रिय दया मृत्यु का? यानी एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट acceptable in the Indian context according to the Supreme Court, and passive euthanasia is acceptable, ठीक है ना। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, तुम ऐसे समझ लो, एक्टिव यूथनेसिया का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आज की जो संतान है वो क्या है कि वो मॉडर्नाइजेशन में वो ध्यान इस बात का देते नहीं कि नहीं सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है कि अब जेन्युइन बात है कि इतनी भागती हुई दुनिया में इतनी कम एज बची, 60 साल में ही उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, अपना करियर बनाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो माँ बाप का ध्यान वो नहीं दे पाते हैं। तो कोई भी इंसान जो 60 70 साल जिसको ऐसा लगता है कि हाँ वो अच्छे से अपना जीवन जिया है, जीवन में जितने भी सुख होते हैं, इंसान की डिजायर कभी नहीं खत्म हो सकती, अंतिम सेकंड अंतिम मिनट तक नहीं खत्म हो सकती। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने सारा सुख भोग लिया, उन्होंने उनके जितने भी सुख हो सकते थे, जितना भी वो एक जीवन काल में भोग सकते थे, इवन तो कि आगे वो भोगेंगे, वो सारा सुख भोग लिया। अब उनको चाहिए कि वो मृत्यु उनको मिल जाए, तो वो लोग जाते हैं सीधे और सीधे। और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, अब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर वो जाते हैं और वहां पे एक्टिव यूथनेसिया है, डॉक्टर से सिफारिश करते हैं, वहां पर साइन करते हैं, एक बिल बनाते हैं, डॉक्टर उसको देखता है और उनको कुछ ऐसा मेडिसिन यानी केमिकली उनको ऐसा कुछ दे दिया जाता है, जैसे कि आपका बहुत सारे चीज इसका हम आज तक स्वाद नहीं बता पाए, ऐसा कुछ उनको दे दिया जाता है और वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसे दया मृत्यु को हम कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया, यानी इसको हम कहते हैं सक्रिय दया मृत्यु। लेकिन मान लो कि कोई एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, या कोई भी एक व्यक्ति ऐसी जगह पर है या ऐसे बेड पर है कि जहां पर वो बहुत ही दिनों से, वर्षों से वो कुछ बोला नहीं, वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु ही हो गई है, ऐसे समझ लो, वो बिल्कुल मृत्यु के ही समान है, कोमा में है, ऐसे मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो क्या उसको जिंदा रखना चाहिए? तो आंसर है कि ये पैसिव यूथेनेसिया पे डिपेंड करता है। अब एक्टिव यूथेनेसिया क्या कहता है, यानी सक्रिय दया मृत्यु क्या कहता है कि हाँ अगर डॉक्टर चाहे तो उसको मृत्यु दे सकता है। लेकिन भारत में एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है, यहाँ पैसिव यूथेनेसिया है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब क्या है कि ये इंसान अपने जिंदा रहते, या इस इंसान का कोई कॉलिग्स है, तो ये इंसान अपने जिंदा रहते डॉक्टर से इस बात को प्रमाणित करवाएगा, परिवार या केयर टेकर की सहमति होगी और हाई कोर्ट की सिटिंग जज द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा। 3 काम होगा इसमें। पहला काम क्या होगा? परिवार या केयर टेकर की सहमति होगी। दूसरा काम क्या होगा? डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज होगा वो क्या होगा? ऑर्डर देगा। तो क्या होगा इससे? तो इस इंसान को हम मृत्यु दंड दे देंगे, मतलब कहने का है मृत्यु दंड नहीं, मतलब दया मृत्यु दे दिया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा इसको दया मृत्यु दे दिया जाएगा। मतलब 3 अगर ये शर्तें पालन करता है, केयर टेकर इसका जो होगा वो, अगर कोई भी इंसान असाध्य रूप से पीड़ित है, वो बोल ही नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, महसूस बस थोड़ा बहुत उसकी जान है और कुछ नहीं है, तो पहला क्या है कि उसका केयर टेकर अगर कह देगा हाँ इनको मृत्यु दे दिया जाए। दूसरा ये है कि डॉक्टर इसको प्रमाणित करेगा कि हाँ ये बिल्कुल असाध्य रोगी है। और तीसरा ये है कि हाई कोर्ट का सिटिंग जज अगर इस बात का ऑर्डर देगा इस इंसान को मृत्यु दंड दे दिया जाए, इन तीनों ही स्थितियों में डॉक्टर क्या कर देगा? इस इंसान को मृत्यु दंड दे देगा। सॉरी, बार बार मृत्यु दंड निकल रहा है, मतलब कहने का दया मृत्यु दे देगा। तो दया मृत्यु 2 प्रकार से हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इंसान जाता है और जाने के बाद सीधे सीधे उसको ऐसा कुछ दवा या ऐसे कुछ केमिकली उसको दे दिया जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं जा सकता है, अगर वो असाध्य रोग से पीड़ित है, कोई उपाय नहीं बचा है उसको जिंदा रखने का, तो वहां पर 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला ये कि उसका केयर टेकर यानी जो उसका ध्यान देने वाला है वो चाहता हो। दूसरा ये कि वो जो डॉक्टर देने वाला है उस बात को प्रमाणित करेगा कि असाध्य रोगी था। और तीसरा ये कि हाई कोर्ट का सिटिंग जज इस बात का ऑर्डर देगा कि हाँ इसको मृत्यु दे देना चाहिए, तो उस इंसान को दया मृत्यु दे दिया जाएगा।
ऐसे दया मृत्यु को हम कहते हैं निष्क्रिय दया मृत्यु। अब 2005-15 में, 15 में नहीं 18 में कॉमन कॉज संगठन के द्वारा या जनहित याचिका दायर किया गया, जिसमें निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया और राइट टू डाई को मौलिक अधिकार बताया। यानी इस समय आपके मौलिक अधिकार में राइट टू डाई है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि असाध रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है, एक लिविंग विल बना सकता है और यह घोषणा कर सकता है कि यदि वह भविष्य में यदि कोमा में चला जाए तो यंत्र पर ना रख करके गरिमापूर्ण तरीके से उसे मरने दिया जाए। यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार ऐसा चाहता है तो एक से अधिक बार वो लिविंग विल बना सकता है, उसे बदल भी सकता है, बार बार उसको बदल भी सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉमन कॉज जो संगठन में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या निर्णय सुनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने जिंदा रहते अगर कोई भी एक लिविंग विल बनाता है कि जब भी उसको ऐसी स्थिति आएगी कि वो जाएगा कोमा में या कहीं पर भी जाएगा और वो जिंदा नहीं रह सकता है, वहां पर वो कुछ देख नहीं सकता, तो जिस तरह से उसने जीवन अपना बहुत गरिमापूर्ण तरीके से जिया वो तरीके से हो। इसका मतलब क्या है कि शान से जिया है और शान से ही मृत्यु हो, तो अपना एक लिविंग विल बनाएगा और वो लिविंग विल बार बार एक जिंदगी में बना सकता है। और उसके तहत क्या होगा कि उस इंसान को जब भी ऐसा कुछ होगा कि अब वो असाध रोग से पीड़ित है और उसको मृत्यु दे देना चाहिए, तो डॉक्टर क्या कर देगा, उसको दया मृत्यु दे देगा। तो हमने क्या समझा, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है? रतिनम केस में कहा हाँ, और ज्ञानकौर केस में कहा नहीं, नहीं है। भारत में क्या दया मृत्यु दिया जाता है? तो हाँ, एक्टिव यूथनेसिया है, यानी सक्रिय दया मृत्यु दिया जाता है, लेकिन निष्क्रिय दया मृत्यु नहीं दिया जाता है। अरुणा शानबाग केस में यहाँ पर ये बात बताया गया कि दो प्रकार के होते हैं। 2018 कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में अगर वो लिविंग बिल बनाता है तो उसको हम दया मृत्यु दे देंगे। यानी राइट टू डाई को क्या कहा गया है? एक मौलिक अधिकार कहा गया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्या राइट टू डाई यानी क्या मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आंसर होगा बिल्कुल है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 21। जल्दी से, जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? पता नहीं क्या अंतर है, हमें नहीं पता। तुम लोग को ये नहीं पता है? फालतू का क्वेश्चन तुम लोग करता रहता है। टीचर का ही टेस्ट लेता है, जैसे पहली बार हम पॉलिटी पढ़ाने यहाँ सीख रहे हैं। बता रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद का मतलब, आईपीसी का मतलब इंडियन इंडियन पीनल कोड बनाता है, इसमें पार्लियामेंट का लेना देना नहीं है। छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ देखिए, ये समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 21 समझ में आया कि नहीं? हमको नहीं पता क्या लिखा है। अरुणा शानबाग केस एक बार समझा दीजिए, सुशील मिश्रा। कहाँ नहीं समझ में आया? पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आया है? जहां भी नहीं समझ में आया पूछिए स्पेसिफिक। अब आर्टिकल 21 पे ही दिन भर तो रहा नहीं जा सकता है, तो एक बार पूछिए कहाँ नहीं समझ में आया। हाँ, आई नो, आर्टिकल इज फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाइल आईपीसी इन सेक्शन, आई नो। इन सबको पता है, आप आंसर मत बताइए, इन सबको पता है, सब टेस्ट ले रहा है। चलिए आर्टिकल 22 पर चलते हैं। नहीं समझ में आया, आप समझ में भी नहीं आ सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात। समाज तो मैं करने नहीं आया हूँ। आप स्पेसिफिक तो बताएंगे नहीं कहाँ नहीं समझ में आया। जितना भी लोग को नहीं समझ में आया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझा भी नहीं सकता हूँ मैं। बस लास्ट देख लेते। किसी का कोई स्पेसिफिक मैसेज है, कहीं नहीं समझ में आया पूछ लो।
अरुणा शानबाग केस समझा दीजिए। क्या समझाएं उसमें, अभी तो बताए उसमें। अरुणा शानबाग केस में सक्रिय दया मृत्यु नहीं है, निष्क्रिय दया मृत्यु है, यानी एक्टिव यूथनेशिया को नहीं बताया गया। इसमें हम मैं क्या समझाऊं ऐसा, एक सिक्वेंशियल वे में पूरा चलता है, तुम लोग ध्यान से सुनता ही नहीं, नोट्स बनाता ही नहीं है, कहाँ से तैयार होगा, बस बीच में आकर के कमेंट कर दोगे। यही प्रॉब्लम है कि इस बैच में असल में प्रॉब्लम ये है ना कि जो यूपीएससी का बच्चा होता है वो बिल्कुल डेडिकेटेड होता है, वो बिल्कुल उसके अंदर डिग्निटी होती है, उसके मस्तिष्क की क्षमता ही अलग होती है, बिल्कुल वो इंसान नहीं है, वो एकदम महान इंसान होता है, वो बिल्कुल लॉजिकल पर्सन होता है, समझता है वो। लेकिन अब क्या बताएं, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन कुछ लोग सोच ही के बना के चला है कि वो फॉर्म ही नहीं भरेगा, कभी चपरासी के ऊपर फॉर्म ही नहीं डालेगा, इस तो क्या करें हम उसमें। हम देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, अब देखो ध्यान से, पर मैं लास्ट बता देता हूँ। अरुणा शानबाग जो केस है, वो अरुणा शानबाग केस क्या बोलता है, अरुणा शानबाग केस में ये कहा गया है कि जो आपका एक्टिव यूथेनेशिया है, यानी जो आपका सक्रिय दया मृत्यु है, वो सक्रिय दया मृत्यु जो है वो मान्य नहीं है। जो निष्क्रिय दया मृत्यु है यानी निष्क्रिय दया मृत्यु जो है वही क्या है, मान्य है, उसी को मान्य किया जाएगा। यानी सक्रिय दया मृत्यु मान्य नहीं है, जो मान्य है वो क्या है, निष्क्रिय दया मृत्यु ही मान्य है। मतलब क्या है, किसी ऐसे इंसान को दया मृत्यु नहीं दिया जा सकता जो चाहता है, किसी ऐसे इंसान को दया मृत्यु दिया जाएगा जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, मतलब जिसका कहीं इलाज ना होता हो, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो उसी को दिया जाएगा, यही अरुणा शानबाग केस में बताया। ठीक है, और क्या मैसेज है सर, अपने आप मारने जाए तो मर सकता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलता है, समझता है, पता नहीं क्या मैसेज कर रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। तो आर्टिकल 21 में नहीं मर सकते हैं भैया, इच्छा मृत्यु है ही नहीं भारत में, मैं बार बार कह रहा हूँ सक्रिय दया मृत्यु नहीं है, और मैं इस बात को कैसे स्टाम्प पे लिख दूं, तो सक्रिय दया मृत्यु है। ठीक, अब ये बात को हम समझते हैं, अगर ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आएगा, सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 21 हो गया, अब आर्टिकल 21 क्लॉज ए पर चलते हैं। आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या कहता है, इस बात को ध्यान से और समझने की कोशिश करो। ठीक, कि आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या कहता है, तो वो जो अधिकार देता है वो एक शिक्षा, अब ये 21 ए है, क्लॉज ए नहीं है, क्लॉज ए नहीं है ये, आर्टिकल 21 ए है। ठीक, ये एक अनुच्छेद है, ये क्या है, एक अनुच्छेद है, और ये कोई भी क्लॉज नहीं है। तो इस बात को समझो कि आर्टिकल 21 जो ए है वो क्या बोलता है, तो वो शिक्षा का अधिकार की बात करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। क्या आप बात को ध्यान से सुन लो कि आर्टिकल 21 ए जो है वो क्या है, एक शिक्षा के अधिकार की बात करता है, यानी शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और उसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले ये कहा गया आर्टिकल 21 ए यानी अनुच्छेद 21 ए जो है वो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। और इसमें क्या बात बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और निशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको मस्ट यानी आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा। यानी दो बात कहता है अनुच्छेद 21 क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज ए नहीं, मतलब अनुच्छेद 21 ए, जो पहला बात ये कहता है कि सबसे पहले इसको जो ये कब लाया गया, क्या ये पहले संविधान में था, नहीं ये संविधान में नहीं था। पहला पॉइंट ये है कि ये संविधान में था नहीं, इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो आंसर है कि 2000, कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, तो आंसर है कि इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, यानी 6 अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। और क्या बताया गया कि शिक्षा का अधिकार है, इसका मतलब है 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने का अधिकार राज्य द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं पहले समझाता हूँ ये क्या मतलब, इसका इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 ए में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है, और शिक्षा के अधिकार के तहत क्या लिखा हुआ है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का जितना भी बच्चा होगा उसको निशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, उसको आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा। मतलब क्या है
कि निशुल्क का मतलब है कि उसमें 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा। तो क्या प्राइवेट कॉलेज में क्यों दिया जाता है सर? तो ये राज्य द्वारा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल भी इसको देगा। जितना भी राज्य का स्कूल है, कहने का मतलब है जितना प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी है, ठीक है ना, या मिडिल है, जितना भी ऐसा विद्यालय है जो राज्य द्वारा है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु का जितना भी बच्चा है, 1 भी रुपए उससे नहीं लिया जाएगा, और 1 भी रुपए उसको देना ही नहीं है। सारी सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। कहाँ लिखा हुआ ये? अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा। आवश्यक का मतलब क्या है? मस्ट है। मतलब 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों का क्या है? मस्ट ही शिक्षा दिया जाएगा, मतलब 100% उनको देना ही अनिवार्य है। कोई भी माँ बाप इसको ऐसा नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे अपने बच्चे को, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, मस्ट है। उनको उनको उनके खिलाफ सजा हो सकती है। वहां पर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जाकर के बात पूछ सकता है, या फिर आईएएस जाके पूछ सकता है ऐसा तुम क्यों नहीं कर रहे हो। अब वो बात अलग है कि ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत गरीब देश है भारत और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन इस बात को पक्का ही है कि अनुच्छेद 21 से ये कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक का कोई भी बच्चा होगा तो उसको निशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, पहला। दूसरा, उसको आवश्यक यानी कंपलसरी मस्ट है, उसको शिक्षा देना ही है। आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम चाहें तो दें चाहे तो नहीं दें, 100% देना होगा माँ बाप को। क्या ये संविधान में था पहले? नहीं, ये संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? छिवास एट क्या बोलेंगे इसको, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। अब संसद ने क्या किया, इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 2009 में पारित किया, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब ये तो बना दिया गया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब 2009 में क्या हुआ कि इसको उन्होंने अप्लीकेबल करा दिया। यानी ये तो पहले जोड़ा गया 2009 में, एक कानून बनाया, और वो कानून बनाकर क्या किया, जो अभी पूछ नहीं थी पता नहीं कौन कि कानून और उसमें क्या अंतर है, आईपीसी पता नहीं क्या पूछ रही थी। तो आईपीसी का मतलब है कानून बनाना। जैसे ऐसे समझ लो कि ये एक लॉ है, ये क्या है, एक विधान बन गया, अनुच्छेद है ये। अब उस अनुच्छेद को पालन कराने के लिए आईपीसी या सीआरपीसी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर एक कानून बनाया गया। तो 2009 में एक कानून बनाया गया, और वो क्या कानून बनाया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा और मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। और ये कानून जो बनाया वो पूरे भारत में आज भी क्या है, लागू है। जिसकी वजह से जो केरल है, जो केरल जो राज्य था, या फिर जो छत्तीसगढ़ राज्य था, या फिर जो मध्य प्रदेश राज्य था, या बिहार था, झारखंड था, या उत्तराखंड था जो बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे उत्तराखंड में मतलब अगर पहले उनको अलग नहीं किए थे, उत्तर प्रदेश में ही था, तो लखनऊ आते आते ही वो लोग बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाते थे, इसलिए वहां पर अलग कर दिया गया उनको। केंद्र राज संबंध में हम पढ़ेंगे। तो केरल था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, उत्तराखंड था, झारखंड था, जो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। लेकिन वहां के बच्चे धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर सुधार आ रहा है, यानी साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2009 में ये कानून बनाया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, पहला, और उनको आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा, दूसरा। तो एक बार फिर समझो, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, जिसको हम शिक्षा का अधिकार नाम से जानते हैं। उसमें दो बात बताई गई है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा, और ये 2019 में इंप्लीमेंट कराया गया कानून के द्वारा। और ये बताया गया कि हर एक राज्य के बच्चे को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का है उसको मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और उसको आवश्यक शिक्षा दिया जाएगा। अभी बताओ, ये आर्टिकल समझ में आया तो 22 पे चलें। ये समझ में आया हो तो आप 22 पे चलें। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर ये समझ में आया हो तो 22 पे चलें। देखिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये मत बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। नो डाउट। जी सर। नो डाउट। नो। नो। नो सर। थोड़ा सा ऊपर करिए तो, थोड़ा सा ऊपर करिए। पार्ट ये इनका मैसेज ऊपर करिए थोड़ा सा। श्रवण जी थोड़ा सा इनका ऊपर करिए तो, इनका मैसेज ऊपर करिए, पार्टिसिपेंट में चैट में थोड़ा सा ऊपर करिए तो। थोड़ा सा ऊपर करिए, और ऊपर, और ऊपर। जो मैसेज थे, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। और नीचे आइए। कम समझ में आया। पूनम तिवारी बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? पूनम तिवारी आपको बताइए।
में नहीं, अब नीचे आइए, अब नीचे करिए तिवारी, जल्दी मैसेज करिए, बताइए समझ में आएगी। अब नीचे करिए एक बार, हाँ इसको नीचे करिए कर्सर, हाँ बिल्कुल नीचे। पूनम तिवारी, आप एक बार बताइए समझ में आया है आपको? बार बार मैसेज वही, एक लड़का है यहाँ पर, बार बार वही, मरने का अधिकार है या नहीं, मरने का अधिकार है नहीं, बार बार वही मैसेज, मतलब जा रहे हो, किए जा रहे हो। यहाँ मैं मरने का अधिकार की बात बता रहा हूँ। क्या बताएं तुम लोग को, मतलब क्या जिंदगी से बिल्कुल ऊब गए हो क्या एकदम? जिंदगी से बिल्कुल ऊबा हुआ लोग, बार बार वही मैसेज। यहाँ पर मैं शिक्षा का अधिकार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, वो आर्टिकल 21 था, ये 21A है। क्यों बार बार वही मैसेज कर रहे हैं? क्या नाम है? नाम मैं यहाँ से बोलूंगी, पता नहीं क्या नाम से सेव किया हुआ है। बार बार मैसेज, लगातार मैसेज, ये देख, करने का अधिकार है कि नहीं है भाई? बता तो दिया हूँ, सक्रिय जो दया मृत्यु है उसका अधिकार नहीं है इस समय, निष्क्रिय दया मृत्यु का अधिकार है। चाह करके कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। अब इसको हम कैसे बताएं? ऐसे बता दे रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में, जो अब मुझे, मेरी वो आदत नहीं है थोड़ा सा मजाक करके, खेल करके, उछल उछल कूद कूद करके, जैसे आजकल का टीचर करता नहीं है, बिल्कुल मजाक करके, हंसी मजाक करके पढ़ाता रहता है, वो मुझे आदत नहीं है। मुझे डिसिप्लिन पढ़ाने की आदत है, वो सब मैं कर नहीं पाता हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ कभी, और मुझे उसकी कभी नहीं है कभी। मुझे डिसिप्लिन से बढ़ करके लाइफ में कुछ पसंद ही नहीं है, कभी लाइफ में कुछ कुछ नहीं पसंद है। इसलिए मुझे थोड़ा आदत नहीं है वो मजाक कर करके बताने की, इसलिए मैं वो बता नहीं सकता हूँ। नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि कोई भी इंसान जो है, अगर वो, लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, अगर अब मैसेज आया किसी का, मैं ब्लॉक मरवा दूंगा, ये बात याद रखना। कोई भी मैसेज आया, कोई भी गर्ल्स या कोई भी बॉयज, मुझे हर कोई मेरे लिए समान है, और समान ही दृष्टिकोण से है, कोई स्पेशल नहीं है मेरे नजरों में। तो देखो, अब ध्यान से इस बात को सुन लो, पहले लास्ट बार सुन लो। अगर कोई जाए आज, अगर वो, अब वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसका कारण क्या है, क्योंकि मेरा प्रवृत्ति ऐसे नहीं है हंसी मजाक बहुत ज्यादा करने का। तो आप, वो जाए अगर कोई रोड पर, और रोड पर अपना सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहे, और वो बच जाए, तो क्या उसको दंड दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सक्रिय दया मृत्यु कहते हैं, जो भारत में मान्य नहीं है। यानी भारत में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और हम कहें कि हम मरना चाहते हैं, तो क्या वो हमको ऐसे मृत्यु दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया है ही नहीं, यहाँ पे सक्रिय दया मृत्यु का है ही नहीं। इंडिया में अरुणा शाहनबाग केस के बाद कॉमन कॉज केस में 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, वो निर्णय ये सुनाया कि हाँ, निष्क्रिय दया मृत्यु है। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर असाध्य रोग से पीड़ित हो, मतलब कहने का है कि बहुत ज्यादा, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है। तो अगर वो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है ना, तो उस बात को हम ये समझते हैं कि असाध्य रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उसी को दया मृत्यु दिया जा सकता है, और किसी को दया मृत्यु नहीं दिया जा सकता है। दया मृत्यु यहाँ पर है वो पैसिव यूथेनेसिया है, यानी निष्क्रिय दया मृत्यु है, एक्टिव यहाँ पे यूथेनेसिया नहीं है। हम ऐसे जाकर के दया मृत्यु नहीं मांग सकते हैं। यहाँ पर जो दया मृत्यु है वो असाध्य रोग से रोगी व्यक्ति का है, जो लिविंग विल बनाया हुआ है। ऐसे किसी को दया मृत्यु नहीं दे देंगे। ठीक है, इस बात को समझो पहले। दूसरी बात ऐसे समझो कि आप सब ग्रेजुएट हो गए हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। मतलब क्या पसंद है आपको कि टीचर यहाँ पर आए, मजाक करे, बिल्कुल बिल्कुल ना हो, मेहनत ना करे, पसंद है? क्या चाहते हैं आप? यही करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मोटिवेशन की जरूरत तो छोटे छोटे बच्चों को होती है, बच्चा पढ़ लो। बड़े बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत कब से होने लगी? आपको खुद ही मोटिवेटेड होना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में है, एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है। ठीक, पता नहीं। अब किसी का कोई क्वेश्चन? पूनम तिवारी, यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आर्टिकल 22 पर चलते हैं। देखिए, मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लगती हैं, हर किसी को लगती हैं, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही होगा। और इस बात को याद रखो कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहो। सेक्रीफाइस नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है जिसके लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं है, चाहे वो जो इंसान रहा हो इस लाइफ में। चाहे वो राम रहे हो, ईसा मसीह रहे हो, यूसु रहे हो। एक ऐसे इंसान को जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको 27 साल के बाद सोचो कील मार करके टांग दिया गया था। जिनको आज हम भगवान मानते हैं, भगवान यीशु, ईसा सलाह, जिनको इस्लाम लोग भी मानता है, तो खुद सोचो कि उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था कि उनको अगर हम कील मार करके ठोक ठोक दिया गया था उस समय, तो क्या हमारी लाइफ में नहीं है? थोड़ा सा
कोशिश क्या करिए, लेकिन आप लोग समझता ही नहीं, सब कुछ एकदम इजी लगता है, तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा लाइफ में सेक्रीफाइस चाहिए, थोड़ा सा मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। देखिए आर्टिकल 22, अभी आर्टिकल 22 क्या है, इस बात को समझो। आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में क्या बात बताया गया है, ठीक। अब ये मैं पहले लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। अनुच्छेद 22 में क्या है, देखिए एक बार लिख लीजिए। लिखिए अनुच्छेद 22 में क्या है। मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। एक लाइन लिखिए, मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, मनमानी गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण, ठीक। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब हम लोगों ने लिख दिया, किताब में ही मिलेगा तुम्हारे, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण, यही अनुच्छेद 22 में है। अब इसका मतलब क्या है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं हम लोग। और निवारक नजरबंदी क्या है, शत्रु अन्न देशी क्या है, या फिर दंडात्मक नजरबंदी क्या है, इस सब बात को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक। अब बात को ध्यान से सुनना पहले, अभी अभी कमेंट नहीं करो। तो सबसे पहले ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है, ठीक। तो अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, तो सबसे पहला उसमें क्या क्या बातें नहीं हो सकती। एक मिनट रुक जाइए, इंक नहीं है, मैं इसमें फिल कर लेता हूँ, एक मिनट। देखिए आर्टिकल 22 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 22 ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 22 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैं ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है उसने कोई अपराध किया नहीं। और क्या, अगर, सबसे पहला बात कि उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, और अगर उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया तो क्या मनमाने तरीके से उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है, नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया तो अपराधी को बिना अपराध बताए कभी भी आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये जितना भी लोग है जो चालान काटता है, इसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, तुम्हारा जो चाबी है वो ले लेता है। जितना भी पुलिस वाले हैं, जैसे ही आप बिना हेलमेट के या बिना किसी चीज के जब पुलिस वालों के सामने जाते हैं और आप डर जाते हैं, तो डरने की वजह से वो पैसा ले लेता है। वही आप नहीं डरेंगे कभी नहीं ले पाएगा। उसका कारण क्या है कि बिना किसी अपराधी को उसका अपराध बताए कोई भी दंड दिया ही नहीं जा सकता, गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे तुम समझो कि मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो और हेलमेट तुमने नहीं लिया हुआ है, तो हेलमेट नहीं लिया हुआ है तो उसके लिए वो चार्ज लेगा, तुम्हें गिरफ्तार थोड़ी ना कर लेगा। लेकिन इतना लोग डर जाता है, इसका अंदाजा ही नहीं। तो आप ऐसे समझिए, मेरी भी लाइफ में पहली बार ऐसा ही हुआ था। तो कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन पॉलिटी को जानता है तो वो नहीं डरेगा, तब मैं नहीं जानता था। तो आप ऐसे बात को समझो कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अगर अपराध किया ही नहीं है, तो उसको उसका बिना अपराध बताए कोई भी चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये बात याद रखना। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना उस अपराधी को उसका अपराध बताए गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना उसके मनपसंद वकील से परामर्श करने का जो अधिकार है, उसके बिना उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक बात याद रखना इस बात को, ठीक। सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, वो व्यक्ति कोई भी अपराध किया हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, जब तक आप उसका अपराध नहीं बताएंगे कि तुम्हारा अपराध है,
और तुमने ये अपराध किया हुआ है और वो उस बात को नहीं मानता है, तब तक आप उसको हिरासत में नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप उसका हस्ताक्षर नहीं ले सकते हैं। उसके लिए वो अपने मनपसंद वकील से पहले ये बात करेगा, वकील उसको बताएगा, मतलब जो भी पॉलिटी का जानकार होगा वो उसको बताएगा, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उसके पहले आप उसको हिरासत में रख ही नहीं सकते। इस बात को याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो मनमाने तरीके से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहले उसको उसका अपराध बताना होगा और उसके मनपसंद वकील से मिलने देने से रोका नहीं जा सकता है। एक बात को याद रखना, कोई भी इंसान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के लिए उसको उसका पहले अपराध बताना होगा। और दूसरी बात यह है कि उसको उसके मनपसंद वकील से मिलने के लिए रोका नहीं जा सकता है, उसको उसके मनपसंद वकील से मिलने दिया जाएगा। मान लीजिए कि उसका वकील भी एकदम मिल गया और वो व्यक्ति अपराधी भी है, उसने अपराध किया हुआ है, तो क्या कोई भी जो पुलिस है वो उसको क्या हमेशा अपने ही अंडर में रखेगा, अपने ही कस्टडी में रखेगा? नहीं, वो केवल 24 घंटे ही अपने कस्टडी में रख सकता है। फिर से ध्यान सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्टेड किया जाता है जो अपराध किया हुआ है और हमने उसको अपराध का कारण भी बता दिया, उसके वकील से मिलने भी दिया गया, तो इस व्यक्ति को जो पुलिस है कोई भी है वो कितने घंटे तक अपने पास हिरासत में रख सकता है? 24 घंटे। और 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति, जहां पर भी उसको अपराधी को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो पुलिस को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। फिर से ध्यान सुनो, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 22 जो सिंपल भाषा में एक लैंग्वेज में है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण की बात करता है। यहाँ पर क्या मतलब इसका कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से बिना उसका अपराध बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पहली बात। और अगर आपने उसका अपराध बता करके गिरफ्तार किया तो आप उसको वकील से मिलने से नहीं रोक सकते, दूसरी बात। और अगर मान लीजिए कि आपने उसका अपराध भी बता दिया और वकील से मिलने भी दिया, तो 24 घंटे से ज्यादा आप उसको अपने कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, तीसरी बात। और 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ही करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए सर कि उत्तराखंड में है हम, और उत्तराखंड में त्रासदी आती ही रहती है, हर साल आती रहती है, आपको पता ही है, बहुत रिस्की इलाका है, बहुत रिस्की जगह है। तो कहने का मतलब ये अमरकंटक में है, कहीं भी है, मतलब ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वहां पर यात्रा में ही समय 24 घंटा लग जाएगा, उसके बाद तो वहां पर मजिस्ट्रेट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या उस समय को जोड़ा जाएगा? तो नहीं, उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके समय को छोड़ करके 24 घंटे से ज्यादा कोई भी जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट पुलिस हो, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे वो आईएएस हो, वो 24 घंटे से ज्यादा उस इंसान को नहीं रख सकता है, किसी कीमत पर नहीं रख सकता है। अब इस बात को याद रखना कि हर वो इंसान हमेशा ही दबाया जाता है जो क्या होता है, जो जानकार नहीं होता है, जो कमजोर होता है। अगर वो पॉलिटी का जानकार है तो वो पक्का, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पता है कि सबसे, अगर उसने अपराध नहीं किया है तो बिना अपराध बताए उसको गिरफ्तारी नहीं करवाएगा। अगर उसने अपराध कर भी दिया है तो अपने वकील से परामर्श करेगा। वकील उसको क्या बताएगा कि 24 घंटे ही तुमको यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा और वहां पर हम ये बात को बताएंगे जज साहब को कि यहाँ पर इसने अपराध किया है या नहीं किया है या क्या है, कैसे उस सब बात को बताया जाएगा। तो पहले ऐसे समझो, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसका अपराध बताए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका अपराध बता के उसको अरेस्ट करते भी हैं तो आप उसको उसके मनपसंद वकील से मिलने देंगे। उसके मनपसंद वकील से मिलने दिया आपने, उसके बाद आप उसको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं रख सकते हैं, अपने कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आपको क्या करना होगा? उसको प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ यात्रा का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये होता है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो पहला है शत्रु अन्य देशी, यानी जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? शत्रु अन्य देशी, जिन पे ये नियम पालन नहीं होता है, ठीक। और जो दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है जिसपे ये नियम पालन नहीं होता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो है निवारक नजरबंदी, यानी दो चीजों के थ्रू यहाँ पर निवारक नजरबंदी, ठीक। अब ये दो बातें हैं जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, उस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन, और पहला जो है वो शत्रु अन्य देशी, उसके, इन दो ऐसी चीजें हैं जिसके खिलाफ क्या होता है कि यहाँ पर हम ये नियम पालन नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, पहले ये मतलब समझो। शत्रु अन्यदेशी का मतलब क्या है? तो शत्रु अन्यदेशी का मतलब ये है
जैसे मान लीजिए, अब ये बात हमको लगता है समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे तभी ये समझ पाओगे, और अगर ध्यान से तुमने सुना होगा तो तुम ये समझ गए हो, और अगर तुम ये नहीं समझ पाए हो तो पूरे इंडिया का तुमको टीचर नहीं समझा सकता है। ठीक, अब इस बात को ध्यान सुनो कि शत्रु अन्य देशी का मतलब क्या। अन्य देशी का मतलब ये है कि मान लो ये भारत है, इंडिया, ठीक। अब इंडिया में कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक, और भारत और मान लीजिए पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भगवान न करे कभी युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में हमेशा नुकसान सबका होता है, और भारत और पाकिस्तान ऐसा है और दोनों में युद्ध हो रहा है। अब ये बी आदमी जो बहुत सज्जन आदमी है, ये ले आया और ये इंडिया में आ गया। जब ये इंडिया में आ गया तो इस व्यक्ति को, जब युद्ध चल रहा है, हमेशा नहीं, अब पाकिस्तान से आया हुआ हमेशा आदमी शत्रु अन्य देशी नहीं कहा जाएगा। वो कब कहा जाएगा, जब वहां पे युद्ध चल रहा हो, भारत का चीन से युद्ध चल रहा हो, तो चीन का जो नागरिक भारत में आएगा उस समय उसको क्या कहेंगे, शत्रु अन्य देशी। यानी शत्रु अन्य देशी तब कहा जाता है जब वो इंसान उस समय आता है जिस समय युद्ध चल रहा होता है। तो अगर मान लीजिए कि भारत का किसी भी कंट्री से युद्ध चल रहा है और उस कंट्री का कोई भी इंसान भारत में आता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, शत्रु अन्य देशी कहा जाएगा। तो शत्रु जो अन्य देशी होगा उसके लिए क्या ये नियम पालन होगा, उसके लिए नियम पालन नहीं होगा। जब तक युद्ध चल रहा है तब तक ये नियम पालन नहीं होगा। उसके लिए कस्टडी में 24 घंटा से ज्यादा भी रखा जा सकता है, उसको उसके वकील से मिलने दिए से भी रोका जा सकता है, उस व्यक्ति को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। क्यों क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध की स्थिति में ये आर्टिकल 22 सस्पेंडेड हो जाता है, मतलब आर्टिकल 22 मान्य ही नहीं है। मतलब अब ये यहाँ के सिटीजन के लिए मान्य है, लेकिन जो से चल रहा है वहां के सिटीजन अगर यहाँ आते हैं उनके लिए आर्टिकल 22 क्या है, सस्पेंडेड है, मान्य ही नहीं है, माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत का किसी देश का किसी भी देश से युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध के समय उस देश का आया हुआ नागरिक, जैसे भारत का अगर पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, कि पाकिस्तान की जनता के लिए ही सस्पेंडेड होगा, अमेरिका की जनता के लिए सस्पेंडेड नहीं होगा, वो वहां पर फॉलो, इस बात को याद रखना। शत्रु अन्य देशी होगा उनके लिए आर्टिकल 22 काम नहीं करता है। अन्य देशी का मतलब क्या होता है कि युद्ध के समय चल रहा, अगर युद्ध चल रहा है तो उस समय कोई ऐसा कोई विदेशी आता है जो उसी देश से आता है जिस देश से युद्ध चल रहा है, और अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहां पर उसको 24 घंटे से ज्यादा भी रखा जा सकता है, उसको उसके वकील से मिलने से भी रोका जा सकता है, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी नहीं करना है। ठीक, वहां पर यह नियम तोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या है, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी का मतलब ऐसे समझ लो, समाज में उन तबके का लोग है जो, मतलब कहने का है कि जिसको शांति में विश्वास नहीं, मतलब क्या है छोड़ो, मतलब कहने का है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिसको ये पता है कि ये तो बहुत गलत ही इंसान है। जैसे गुलाम नबी आजाद केस में क्या हुआ था, छोड़िए बहुत ज्यादा डेप्थ में जानती है, नहीं तो कुछ लोग कहेगा ये यूपी टेट की बैच है, पता नहीं किसकी क्या क्या बोलने लगता है। तो अभी देखो, निवारक नजरबंदी का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हमको पता है कि वो इंसान गलत कर देगा, अगर हम उसको गिरफ्तार नहीं कर देंगे तो चुनाव होने जा रहा है या कुछ भी होने जा रहा है। तो तुमने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है या जब भी कोई भी बड़ा केस होता है, तो जो भी क्रिमिनल होता है उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, चल बता क्या है दिक्कत, तो वो बताता है फिर, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। तो वहां पर उस इंसान पर ये आर्टिकल 20 नहीं लागू होता है कि उसको 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के सामने लग। अब क्या ऐसे पुलिस किसी को भी उठा लेगा, निवारक नजरबंदी के नाम पर क्या पुलिस ऐसे किसी को भी उठा लेगा, नहीं, ऐसे पुलिस उठा नहीं सकता है। उसके लिए राज्य में अलग अलग कानून बनता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे रासुका है, और उत्तर प्रदेश में जैसे आपका क्या है, यूपी कोका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेट स्टेट पर अलग अलग अपना कानून बनाते हैं, और उसके थ्रू निवारक नजरबंदी के थ्रू ऐसे व्यक्ति को उठाया जाता है। जो व्यक्ति क्या है, ध्यान से सुनना नहीं तो यहाँ पक्का ही कोई लिख देगा निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है। निवारक नजरबंदी में उस व्यक्ति को उठाया जाता है जिस पर शंका है कि गलत कर देगा, या मान लो कि ये है कि कहीं से खबर आई कि आज मर्डर होने वाला है, और पुलिस को लग गया कि यही इंसान है जो ऐसा कर सकता है, तो उसको उठा लिया उन्होंने। क्या उसको 24 घंटे से ज्यादा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसको तब तक रख सकते हैं जब तक हम पता नहीं लगा लेंगे कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, या वही कर रहा है या वही नहीं कर रहा है। उसके लिए आर्टिकल 22 काम नहीं करता है। अब इसके कितने भारत में आधार बताए गए हैं, 4 आधार। जो पहला है कि निवारक नजरबंदी के अंदर उसको रखा जाएगा जिस व्यक्ति से राज्य की सुरक्षा, जो राज्य की सुरक्षा है, वो राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में आती है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर लेने से राज्य की सुरक्षा का खतरा टल जाएगा, ऐसे व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसको हम 24 घंटे से ज्यादा भी रख सकता है पुलिस। ठीक, और दूसरा क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता हो, यानी लोक व्यवस्था को तोड़ता हो। लोक व्यवस्था का मतलब क्या है कि उनको पता है कि आज मंत्री जी आने वाले हैं, और ये कहीं से संदेश मिल गया कि आज मंत्री जी को उड़ा दिया जाएगा, तो जो भी व्यक्ति वहां पर उनको दिखेगा संदिग्ध हालत में कि हाँ ये व्यक्ति गलत कर सकता है, उसको उठा लेंगे वो लोग।
और 24 घंटे 48 घंटे भी रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना उनको बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो पहला क्या है, राज्य की सुरक्षा के तहत निवारक नजरबंदी को देखा जाएगा। दूसरा, लोक व्यवस्था के तहत उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं तोड़ रहा है। और तीसरा जो है वो क्या है, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर देगा और आवश्यक सेवाओं को रोक देगा। विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर देगा का मतलब क्या है कि मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आया, अब तो वो राष्ट्रपति रहे नहीं, जॉन बाइडेन आए, कोई भी आया, और ये पता चला कि ये व्यक्ति अगर बाहर रहा तो ये जा करके विदेशी राज्य का कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आया है, कोई भी मंत्री आया है, कोई भी गेस्ट आया है, ये उसको गोली से उड़ा देगा। और अगर ऐसा हो गया कि विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर देगा, साथ मित्रतापूर्ण जो संबंध चला आ रहा है वो एक व्यक्ति के कारण खराब हो जाएगा, मित्रतापूर्ण संबंध खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, जैसे श्रीलंका वाले जो प्लेयर थे जब पाकिस्तान में गए थे उनके ऊपर हमला हो गया था, तो श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हुआ, जो मित्रता थी वो खत्म, थोड़ा सा आंच आ गई थी उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान का कोई प्लेयर आया, फिर श्रीलंका का कोई प्लेयर आया, या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर आया, और यहाँ का इंसान जाकर के बस इसलिए उसको पता है कि वो गलत इंसान है और जाकर के उसने कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उसको हम अरेस्ट कर लेंगे 24 घंटा 48 घंटा, एक मतलब अब हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक। उसके उसका दूसरा मतलब क्या है कि पहला क्या है कि राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में है तो ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर लोक व्यवस्था खतरे में है तो ऐसे इंसान को भी किया जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर देगा उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और चौथा क्या है कि अगर वो बेसिक नेसेसिटीज को रोक देगा, मतलब क्या है कि साइकिल मार्च कर रहा है, कुछ जाम लगा दिया है, चक्का जाम हो गया है और दिल्ली से हरियाणा के बीच में जो ट्रेड है वो रुक गया है। आपको पता ही होगा कि हरियाणा का जो बच्चा होता है वो मतलब दूध पर, मिल्क पर बहुत रिलाई करता है, बहुत भरोसा करता है। तो दूध का जो ट्रेड है वो रुक गया है, तो बेसिक नेसेसिटीज रुक जाएगा, तो दिल्ली काम कैसे करेगा, तो दिल्ली नहीं काम करेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज को रोक देता हो। ऐसे 4 आधार बताए गए हैं। पुलिस ऐसे मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर उनके पास 4 आधार हैं तो किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जो पहला आधार होना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा खतरे में होना चाहिए। दूसरा आधार यह है कि लोक व्यवस्था खतरे में होनी चाहिए। तीसरा आधार यह है कि वो व्यक्ति विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर रहा हो। और चौथा आधार यह है कि वो बेसिक नेसेसिटीज को लिए रोक रहा हो। तब उसको हम 24 घंटे के ऊपर भी हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन उसको हम हिरासत में अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो उत्तर है कि उसको 90 दिनों तक हिरासत में अधिकतम रखा जा सकता है। और 90 दिनों के बाद क्या होगा, एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है, जिसमें हाईकोर्ट के सदस्य होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। मतलब मैक्सिमम इनके आधार पर भी उस व्यक्ति को 90 दिन तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है। 90 दिन के बाद क्या होगा, सहकारी बोर्ड के जो सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे उसमें, और वो 3 सदस्य इस बात का फैसला सुनाएंगे। वो हाईकोर्ट के बहरहाल रिटायर्ड जज होते हैं या फिर हाईकोर्ट के बराबर योग्यता रखने वाले जज होते हैं, वही यहाँ के सदस्य होते हैं। और वो सदस्य निर्णय सुनाते हैं कि हाँ इसको 90 दिन के बाद भी रख लो, तो उसके बाद भी रख लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान को 24 घंटे के बाहर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उस ये आर्टिकल 22 में बोलता है। लेकिन 4 ऐसे आधार हैं जहां पर उसको 24 दिन क्या 90 24 घंटे क्या 90 दिन तक भी रखा जा सकता है। वो आधार क्या है, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, लोक व्यवस्था खतरे में हो, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध खराब कर देगा वो, और बेसिक नेसेसिटीज को दूर कर देगा। जैसे जब अनुच्छेद 370 हटाना था नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक लाइन से वहां के जितने भी नेता थे सबको अंदर कर दिया उन्होंने, चलो अंदर चलो। क्यों अंदर कर चलो, क्योंकि उनको पक्का पता था कि वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है और लोक व्यवस्था के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो उस आधार पर क्या हुआ था, सब अंदर थे। तो कहने का जो मेन मतलब ये है, निवारक नजरबंदी का 4 आधार इंडिया में बताया गया है। ये राज्य सूची का विषय है, मतलब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। और वहां पर जो बना सकता है वो राज्य अपना अपना या संघ अपना अपना निर्णय दे सकता है। तो वहां पर जैसे हर एक राज्य का अपना अलग निर्णय है, लेकिन मैक्सिमम उसको 90 दिन तक ही रखा जा सकता है। 90 दिन के बाद उनको सहकारी जो संस्था होगी जिसमें 3 मेंबर होते हैं और वो हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं, उनसे सलाह लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको 90 दिन के बाद उसको रख सकते हैं। अन्यथा 90 दिन से ज्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। यानी पुलिस मैक्सिमम किसी को 90 दिन तक की कस्टडी में रख सकती है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 22, जो तुमको भारत की किसी किताब में इतना नहीं मिलेगा, कोई भी किताब हो। ठीक, अभी तुम ये देख लो क्या ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं। अगर आर्टिकल इस समझ में आ गया हो, हम आगे चलें। बताइए आर्टिकल 22 समझ में आया कि नहीं। यस, प्रज्ञा पांडे जी सर, सुशील मिश्रा यस सर, बहुत अच्छे से आ गया। कृष्णा जी, अच्छा, खुशबू श्रीवास्तव यस, रुचि यस सर, पूनम तिवारी, लास्ट
क्या लिखी है पूनम तिवारी, थोड़ा सा दिखाइए इनका मैसेज लास्ट। इनका माइक ओपन कर दीजिए, पूनम तिवारी का माइक ओपन कर दीजिए, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, इनका माइक ओपन कर दीजिए। यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है इनके साथ। अभी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग वैसे हो भी नहीं रही है। इनका माइक ओपन करिए, क्या पूछना चाहती हैं। पूरा का पूरा चैट बॉक्स में केवल पूनम तिवारी हैं जिनको समस्या है। क्या समस्या है मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ से, पता नहीं क्या मैसेज है। बताइए पूनम तिवारी जी, क्या समस्या है। समस्या है, पूछिए जल्दी। नो सर, अब समस्या नहीं है, अभी पता नहीं क्या समस्या थी। श्रवण जी, जितना भी लोग यहाँ पे अननेसेसरी मैसेज करता हुआ पाया जाए, मतलब जो गलत मैसेज कोई भी आपस में बात करता है या ऊट पटांग कोई मैसेज, उसको तुरंत ब्लॉक मार दीजिए, अकल ठिकाने लग जाएगा। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सबको कह रहा हूँ, जितना भी लोग यहाँ पर है, कोई भी अननेसेसरी कोई भी मैसेज करता हुआ है उसको तुरंत ब्लॉक कर दिए, उसको जोड़िए ही नहीं। सही समझ सुधर जाएंगे बहुत आसान। ऑनलाइन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप डिसिप्लिन में ना रहें। डिसिप्लिन में ही हम पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं और पूरी लाइफ। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 22 तक हो गया है, अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 समझते हैं। ये दो आर्टिकल जो हैं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहे गए हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, तो राइट टू जो इक्वलिटी है, वो राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, 14, 15, 16, 17 और 18। और दूसरा अगर आपसे पूछता है कि राइट टू फ्रीडम, जो हमने अभी अभी खत्म किया, वो कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल कितना है, 19, 19 से लेकर के 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक, अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या मतलब होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार का, वो बात ध्यान से सुनिए। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब होता है, तो देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। अब अकॉर्डिंग टू द, अगर एक्सप्लॉइटेशन यानी अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अब शोषण क्या होता है, तो अगर हम बात करें किसकी, आंसर है कि मार्क्स की। तो मार्क्स बोलता है, मार्क्स के सामने कि सारे के सारे लोग हैं, और वो एक बहुत बड़ी लाइन बोलता है जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ। और वो बहुत बड़ी लाइन ये बोलता है कि इस दुनिया में कौन शोषित है, मतलब किसका शोषण हो रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लाइन बोलता है, और वो ये बोलता है जो लाइफ का सच भी है। वो ये बोलता है कि इस दुनिया का हर वो इंसान शोषण किया जाएगा जिसके पास पावर नहीं है। यानी हर वो इंसान का शोषण होगा जो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा कि वो क्या है, ये मार्क्स बोलता है। तो मजदूर कहते हैं कि फिर मतलब हमारे पास पावर कहां से आएगी, 98% मजदूर है और 2% इंटरप्रीन्योर है, और इंटरप्रीन्योर के पास ताकत है, उनके पास पावर है, और 98% हम लोग हैं, हमारे पास पावर नहीं है। तो कैसे आएगी पावर, तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक आपके पास उसका मूलधन नहीं आएगा, मतलब कहने का जब तक पावर में आने वाली वो चीजें नहीं आएंगी, जब तक आप पावर का कुछ हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक आपके पास पावर नहीं आएगी। और वो पावर कैसे आएगी, तो तुम क्रांति कर दो, जितना भी 2% लोग हैं उनके ऊपर क्रांति कर दो, खून खराबा करो,
और क्रांति करके क्या करोगे, तुम उनको जीत लो और जीतने के बाद उनको आपस में बांट लो, और बांटने के बाद क्या होगा, तुम खुद उसके मालिक बनो, सरकार का गठन मत करो। सरकार से क्या होगा, सरकार का गठन मत करिए, हम पहले समाजवाद लाएंगे, समाजीकरण करेंगे उसका धन का, जितना भी लोग गरीब है उनकी गरीबी दूर करेंगे, फिर को हम सब मिलकर के एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे, सरकार का गठन नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये मार्क्स का शोषण की बात मैं कर रहा हूं, जो मार्क्स बोलता है भारत में क्या बोलता है कि देखिए एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध हम यहाँ कदम उठाएंगे, और वो जो कदम होगा वो डेमोक्रेटिक कदम होगा, यानी वो अपना लोकतांत्रिक कदम होगा, लोकतंत्र के थ्रू उठाएंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट यानी अनुच्छेद 23-24 में क्या दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दो अनुच्छेद हैं, कौन कौन सा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब इनको समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 23 क्या बोलता है सर, तो बोलेगा वही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ही बोलेगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ ही बोलेगा। तो अनुच्छेद 23 में तीन बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी तीन बातें वो बताई गई हैं, मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। ठीक, ये पहले ये तीनों वर्ड एकदम ध्यान से लिखना है अपनी कॉपी में। पहला क्या है, मनुष्यों का दुर्व्यापार। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मनुष्यों का दुर्व्यापार, ठीक। दूसरा बेगार, और तीसरा क्या है, बलात् श्रम। बलात् श्रम की मनाही है। ठीक, ये है आर्टिकल 23। यानी आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम की मनाही है। ठीक, इस पूरे पूरे कितना लोग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जितना भी लोग जुड़ा हुआ है, हमको इसका मतलब बताओ। क्या ये तो यही किताब में लिखा हुआ होता है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम की मनाही होती है। चलिए कमेंट करिए, इसका इसका मतलब बताइए, क्या कह रहा है आर्टिकल 23, बताइए। चलिए चलिए कमेंट करिए, बताइए क्या 23 आपके अकॉर्डिंग, बताइए। चलिए, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, और भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था तैयार है। चलिए बताइए क्या है आर्टिकल 23। फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, बेगार है। अच्छा, ठीक। एक शिवांगिनी सिंह, ठीक है। एक आपने सही बताया, बेगार का मतलब सही बताया है। बेगार मीन्स, सब बेगार ही मीन्स बता रहा है। गरिमा जी भी बेगार का मतलब बता रही हैं। सब लोग बेगार का मतलब बताने में जुटा हुआ है। ठीक, ठीक है। फोर्स लेबर, हाँ ये सही बता रही हैं। ठीक है, एक दो लोग बता रहा है, देख लीजिए, सबको तैयार था इंडियन पॉलिटी। देखिए अब बात को ध्यान समझ लीजिए। अब ये किताब में लिख लेने से इसको रट लोगे, कभी नहीं जान पाओगे क्या मतलब है इसका, इसलिए पहले ध्यान से सुना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समझने की कोशिश किया करो, लेकिन वो तुम लोग करोगे नहीं। देखो, दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना है। कमेंट करना बंद कर दिए, ज्ञान देना बंद, बिल्कुल सब। लगभग लोग सिर्फ एक ही मतलब बताया है, 99.99% लोग, एक दो लोग छोड़ करके बाकी सब लोग सिर्फ बेगार का मतलब बताया है, वो तीनों का मतलब नहीं बताया है। अब देखो, दुर्व्यापार, मनुष्यों का दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, या बेगार का मतलब क्या होता है, बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं पहले। ठीक, ये तीनों टेक्नोलॉजी को हम बात को समझेंगे, और इसका एक एक्सेप्शन भी है, जनहित भी हम समझते हैं कि इसका एक्सेप्शन क्या है, और आर्टिकल 23 असल में कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 23 मीनिंग वो हम समझते हैं, ठीक है ना। देखो, मनुष्यों का दुर्व्यापार का मतलब क्या है, तो पहले देवदासियां होती थी, देवदासी जिसको हम कहते थे। अब देवदासी का मतलब क्या है, कहती है मैसेज नहीं करो, मतलब मैसेज नहीं करो, हटा दिए इनको, यहाँ से मैसेज हटा दीजिए, हमको दिखेगा नहीं, सही रहेगा, नहीं तो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है बिल्कुल। दुर्व्यापार जो है, मनुष्यों का दुर्व्यापार का मतलब होता है, देखो जो भी देवदासी हैं, देवदासी का मतलब क्या होता है, ऐसे होता था पहले एंशियंट इंडिया में, आपको पढ़ाएंगे सर, जो भी सर पढ़ाएंगे, तो वहां पर ऐसा होता था कि जैसे कि
लड़कियां हैं तो गर्ल्स हैं, अब उनको मंदिर में ले जाते थे, ठीक। अब उस मंदिर में ये हो जाता था, ध्यान से बात को सुनना, शुरू में ये व्यवस्था बहुत सही थी, सही था। चाणक्य एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बुद्ध पुरुष है चाणक्य, जो एक मतलब ऐसे तुम समझ लो जहर खाने वाली एक लड़की को विस्कन्या के रूप में प्रयोग करते हैं उसका, मतलब वो एक ऐसे शतरंज का खिलाड़ी है जो एक एक व्यक्ति का यूज करना जानता है। तो वहां पर वो गलत नहीं करते हैं, उस व्यवस्था में देवदासियों का जो मतलब था, जो कंटेक्स्ट था, वो सही था। लेकिन जो बाद के एरा में हुए वहां पर इसका जो कंटेस्ट हुआ, जो मतलब हुआ, वो गलत हो गया। क्या? कि जो देवता होते थे, मतलब जो क्या नाम है लड़कियां होती थी, ऐसे साउथ के मंदिरों में उनको ले जाते थे और उनको दे देते थे दान में, और उनको दान में देकर के कह देते थे कि वो देवदासी हैं, मतलब उनका कभी विवाह नहीं होगा, वो किसी की नहीं हो सकती हैं, उनका कोई अपना सुख नहीं है, उनका कोई अपना सौंदर्य नहीं, मतलब उनका साथ कोई भी सुख नहीं उनको मिलने वाला है, उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा उस मंदिर की ही सेवा करेंगी और उनको देवदासी कहा जाएगा, वो देवताओं की दासी हैं। अब ये चीज शुरू में अपनी इच्छा से लड़कियां करती थी। देखो, कोई भी चीज इच्छा से किया जाए तो वो सही होता है, लेकिन कोई भी चीज प्रेशराइज किया जाए तो गलत होता है। बाद में क्या होने लगा कि ये गलत होने लगा, मतलब जबरदस्ती ऐसा लगा और व्यापार होने लगा इसका, उसी को हम कहते हैं दुर्व्यापार। इसमें दुर्व्यापार के अंदर मैंने एक चीज समझाया, जिस था देवदासी, और दूसरा है वैश्यावृत्ति। अब वो मैं समझा नहीं सकता, वो सबको पता ही है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। मतलब कहने का है कि जो मनुष्यों का व्यापार नहीं हो सकता है, जैसे कमोडिटी की तरह उनको हम नहीं खरीद सकते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि इंसानों को बोली लगती थी, उनको खरीदा जाता था, मतलब तुमको काम है, ठीक है, मजदूर खरीदे जाते थे, और उन मजदूरों को रहना खाना सब कुछ दिया जाता था, उन पे अधिकार होता था मालिक का, 1 महीने के लिए तुमको खरीद रहे हैं, 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए खरीद रहे हैं, ऐसे होता था। तो मतलब मनुष्यों का व्यापार होता था, मतलब इंसान ही बिकता था, मतलब वहां पर ऐसा होता था, बोली लगती थी कि हाँ ठीक है, ऐसा आप एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है ना, या फिर रामशरण शर्मा उठा के पढ़ लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप रोमिला ठाकुर पढ़ लीजिए, जो भी किताब आपको ठीक लगे वो पढ़ लीजिए। तो दुर्व्यापार में हमने ये समझा कि मनुष्यों का व्यापार, जैसे वेश्यावृत्ति हो गया, जैसे देवदासी हो गया, जैसे लोगों का मतलब आदमियों का जैसे वहां पर बिकते थे वो लोग, वो होता था। दूसरा वर्ड जो है दुर्व्यापार का, मतलब हम समझ गए, जिसकी मनाही हो गई अनुच्छेद 23 के अनुसार, कोई भी मंडी नहीं लगेगी जहां पे कोई भी चीज खरीदा बेचा नहीं जाएगा, मतलब कहने का है कि कोई भी इंसान खरीदा बेचा नहीं जाएगा, वो उसका दुर्व्यापार नहीं हो सकता किसी कीमत पर। बेगार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हमने किसी भी एक लेबर को हम ऐसे किसी लेबर को ले आए हैं, और उस लेबर से हमने दिन भर वर्क कराया, और वर्क कराने के बाद हमने उसको उचित मजदूरी नहीं दिया। मतलब कहने का है कि अगर उसका होता था 500 रुपए, तो हमने बदले में उसको क्या दे दिया, 100 रुपए दे दिया, और ये बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम इतना ही काम करते हो, चलो जाओ घर जाओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो ये बताएगा कि साहब मैं काम जरूर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, या फिर मैंने ये खुद से ही ऐसी कुछ चुना है, लेकिन मैंने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, और अनुच्छेद 23 हमें ये बात कहता है कि बेगार की भारत में मनाही है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि दबाया हमेशा उन्हीं को जाता है, यानी शोषण हमेशा उन्हीं का होता है जिनके पास ज्ञान नहीं होता है। जिनके पास ज्ञान है उनको कोई नहीं शोषित कर सकता है। सेलेक्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं पाएगा, लेकिन उसका रुतबा ही अलग रहेगा, ये बात याद रखना हमेशा। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, बस वो आपका अगर एक्सपेंशन सही कर पाए तो मस्तिष्क का, लेकिन लोग रटने में ही लगा हुआ है, पूरा अनुच्छेद एक रट डालेगा। तो बेगार का मतलब क्या है कि ऐसा कोई इंसान जिसको जितना काम करना चाहिए था उसके बदले में जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी उतनी सैलरी उसको नहीं दी जा रही है, उसको हम बेकार कहते हैं। तीसरा जो वर्ड है उसका मतलब है बलात् श्रम, और बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि हमको इच्छा नहीं है तुम्हारे यहाँ काम करने की, लेकिन जबरदस्ती काम कराया जाता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि जितना भी लोग हरियाणा में चले जाओगे तो जितना भी लोग चौधरी होता है, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार में जितना भी, मतलब पता नहीं, मैं किसी कास्ट के विपरीत हूं नहीं इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, मतलब एक एक ही कास्ट होती थी। अब वो कास्ट आप सब जानते हैं, उसी के खिलाफ सब लोग काम करता था, उन्हीं के घर में काम करता था, और ये होता था कि मनमानी तरीके से वो लोग काम करते थे, मतलब जो वो चाहेंगे वही वो करेंगे। मतलब जैसे एक था नहीं एक मूवी में कि जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा, दैट टाइप ऑफ यहाँ पे चलता था कि जो वो चाहेंगे वही मैं करूंगा, जो भी वो चाहेंगे वही मैं करूंगा, का मतलब ये यहाँ पर चलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये है कि जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। इस मीन्स टू से दैट कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो काम करेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो काम नहीं करेगा। बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि इच्छा के विरुद्ध किसी से काम करवाना। तो अनुच्छेद 23 3 बात करता है, पहला दुर्व्यापार,
की मनाही करता है, मतलब कोई भी इंसान को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता एज ए कमोडिटी, मतलब एक वस्तु नहीं है। जैसे इस्लाम में लड़कियों को एक कमोडिटी समझा जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हिंदुओं में देवदासी थी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हिंदुओं में देवदासी नहीं मानी जाएंगी और इस्लाम में लड़कियों को वस्तु नहीं समझा जाएगा, वो उनकी एक मतलब एक डिग्निटी है। या फिर लोगों को यहाँ व्यापार नहीं होगा। बेगार का मतलब क्या होता है, तो बेगार का मतलब ये होता है कि उचित मजदूरी ना देना। 500 रुपए की मजदूरी थी, 100 रुपए देकर के तुमने हटा दिया। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, तो कोई भी इंसान अगर ऐसा है जो नहीं चाहता है काम करना, तो आप उसको बाध्य सकते हो करने के लिए, नहीं नहीं तुम करो ही ये, कि तुम बाध्य हो। और अपवाद क्या है, जनहित। इस आर्टिकल का यानी अनुच्छेद 23 का जो अपवाद है वो क्या है, जनहित। यानी अगर कोई जनहित का मामला होगा तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर एक्सेप्शन ये माना जा सकता है। कहने का मीन्स ये है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है भैया, यहाँ पर ये काम हो सकता है, यानी इंसान काम कर सकता है या फिर जो भी कुछ है किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो जनहित इसका अपवाद है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 23। भाई बताइए, आर्टिकल 23 समझ में आया हो तो हम 24 पे चलें। जल्दी कमेंट करिए और बताइए अगर 23 समझ में आया हो तो 24 पे चलें। क्या लिखा हुआ है? यस। ऊपर क्या मैसेज किया था, ये थोड़ा सा ऊपर करिए, तो ऊपर थोड़ा सा मैसेज करिए। कोई कुछ मैसेज किया था। हाँ थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा कुछ जाने दीजिए। चलिए अब आर्टिकल 24 पे चलते हैं। ये आर्टिकल 23 था, अब चलते हैं आर्टिकल 24 पर। ठीक। और आर्टिकल 24 को हम बहुत ही इत्मीनान, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। तो पहले आर्टिकल 24 में एक लाइन लिखो, ये हो गया आर्टिकल 23। ठीक। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 की ओर। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, देखो। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार लिखिए, 14 वर्ष तक की आयु को कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार। ठीक। आर्टिकल जो 24 बोलता है, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो क्या बोलता है, आर्टिकल 24 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पहला कारखाना, दूसरा खान और तीसरा खतरनाक रोजगार की मनाही है। यानी आर्टिकल 24 के अनुसार 3 शब्द बताए गए हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार मनाही है। ठीक। ये बोलता है आर्टिकल आपका ना। अब ये क्या बोलता है आर्टिकल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसा कोई भी बच्चा है जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु का है, उसको कारखाना में कारखाना में काम करने की अनुमति है। मतलब वो किसी कारखाना में काम नहीं कर, उसकी एलिजिबल नहीं है ना, काम कर ही नहीं सकता। सबसे पहली बात है कि 14 वर्ष तक किया ही नहीं जाएगा। अब भी हम समझ चुके हैं, कौन से आर्टिकल में समझे थे, आर्टिकल 21 क्लॉज ए में, जहां हमने समझा था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है और 21 ए क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये शिक्षा की बात करता है। और ये बात ये करता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अगर कोई बच्चा है, यानी 14 वर्ष तक का आयु का कोई बच्चा है, तो उसको कारखाना में काम नहीं करने दिया जाएगा। यानी अगर कारखाना में काम करता हुआ पाया जाएगा तो वहां पर उस कारखाना होगा, उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा। खान का मतलब होता है कि अगर कोई खान में काम करेगा, मतलब आप जानते ही हैं कि वहां पर भी उसको क्या होगा, दंड दे दिया जाएगा। और खतरनाक रोजगार की मनाही है। क्या मतलब, इस खतरनाक रोजगार का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे तुमने, मतलब देखा होगा, एक तो लादेन के ऊपर मूवी बनी है विश्व रूपम, जहां वो, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी जन्म ही इसलिए लेते हैं, उनको पता होता है कि वो एक समय वो मृत्यु हो जाएगी उनकी, 30-40 साल बाद वो मर जाएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लोग बचपन से ही उनको ट्रेंड किया जाता है जिहाद के नाम पर, उनको इस बात पे ट्रेंड किया जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि अगर तुम वहां चले जाओगे तो वहां जन्नत है। और जन्नत पता नहीं क्या क्या है, छोड़ो इतना डीप में जाएंगे नहीं, कभी धर्म बात करेंगे तो जाएंगे। बस ऐसे समझ लो कि खतरनाक रोजगार का मतलब होता है ऐसा रोजगार जो छोटा सा बच्चा नहीं कर सकता है, ऐसा काम कराने से मनाही है। तो पहला क्या है कि कारखानाओं की मनाही है, दूसरा क्या है कि खान में काम नहीं कर सकता है, तीसरा काम क्या है, तो खतरनाक रोजगार की मनाही है।
यानी कोई भी अगर बच्चा है जो 14 वर्ष तक की आयु का है तो किसी खाना खान या खतरनाक रोजगार में नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि संसद ने बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986 पारित किया। यानी संसद ने बाल श्रम नियंत्रण व निवारण निवारण अधिनियम 1986 पारित किया। और इस अधिनियम में उन्होंने क्या बताया, तो उस अधिनियम में यह बताया कि दंडनीय अपराध है, मतलब बाल श्रम को एक दंडनीय अपराध बताया। और उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, यानी 18 वर्ष तक के बच्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं। यानी ये जो एज थी वो 14 से कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। यानी आर्टिकल 24 के अनुसार कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार की मनाही है। यहाँ पर सरकार ने यानी पार्लियामेंट ने बाल श्रम नियंत्रण निवारण अधिनियम की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने इस उम्र तक का जो हुआ था उस 14 को उन्होंने क्या कर दिया, 18 कर दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर आयु के बच्चों को भी बाल श्रम में नहीं लगाया जाए, ऐसा उन्होंने कर दिया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खाने, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाए। ठीक है ना, ये उन्होंने कर दिया। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा आर्टिकल 24 तक। अब हम उस करेंगे 24 के आगे आर्टिकल 25 पे। तो ये बताइए आर्टिकल 24 समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 24 में दिक्कत है? देखिए अभी आर्टिकल 24 में कोई दिक्कत? तो 3 पॉइंट थे, बेगार, श्रम और दुर्व्यापार। आर्टिकल 24 हो गया। बताइए आर्टिकल 24 तक कोई दिक्कत? आर्टिकल 24 तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। आर्टिकल 24 पर अब 2015 में इस कानून में संशोधन भी किया, प्रावधान किया गया। तो मतलब ये जो मान लिया गया था, मतलब बाल श्रम नियंत्रण निवारण अधिनियम 1986 में जो लाया गया, 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया था कि छुट्टी के समय मतलब बचा जा सकता है, और जो बाल श्रम में नहीं आता वहां पर काम किया जाएगा वही। लेकिन इसको सुप्रीम मान लिया गया, तो इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं है डीप में, इतना बहुत। ठीक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। तो हमारा जो अगला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28, जो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम है नहीं। तो पहले आपको बताइए, यहाँ कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 24 तक में अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। आर्टिकल 12 से लेकर के 24 तक आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आर्टिकल 12 से लेकर के 24 तक में कोई डाउट तो डाउट पूछ लीजिए। तो चलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। बताइए यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। नो सर। आप एक बार कमेंट करके, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है इंडियन से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना, तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर यहाँ तक आपको भी कल 12 से 18 तक या प्रियम्बल में या पूरी पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, पूछ लो। बार बार पता नहीं क्या उल्टा सीधा पूछते रहते हो, अभी पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। जन क्या लिखे हैं? जनहित। जनहित का मतलब होता है बच्चे लोगों का हित। लोगों के हित में जब लोगों का हित हो, जब ऐसा कोई काम जिसमें बहुत लोगों का हित हो, उसको हम जनहित कहते हैं। ठीक है। तो सजा है आर्टिकल
वो तो सजा हो जाती है। रमन जी के नंबर मतलब करीब अच्छा, आर्टिकल 9, आर्टिकल 21 में इसकी ज्ञान कौर केस का मतलब है बच्चे, जैसे ज्ञान कौर केस में 1996 में ये निर्णय दिया गया कि यहाँ पर क्या नाम है, जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु करता है तो क्या होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु करने की कोशिश करता है या फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। और ये कहाँ लिखा है? आईपीसी की धारा 309 में लिखा हुआ है। यानी ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। पूनम तिवारी एस सुपरटेट छूट गया था। बहुत समस्या है पूनम तिवारी के साथ, क्या बताएं। वहां पर यूट्यूब पे हो जाए, देख लीजिएगा पूनम तिवारी जी, एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको आर्टिकल, कौन सा जो भी आप कह रही हैं। अंकिता गुप्ता, ओके सर, ठीक है। कोई और डाउट? आर्टिकल 23 एक बार फिर से बता दीजिए। आर्टिकल 23 में तीन बातों की मनाही है बच्चे, बलात्श्रम, दुर्व्यापार और बेगार, ये तीन चीज की मनाही की गई है, ठीक है। प्रज्ञा पांडे, नो डाउट, ठीक है। मनीष, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अब। कोई क्वेश्चन और है, जल्दी आप पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन सर। ओके कृष्णा जी, नो डाउट सर, थैंक्स। रिया यादव, रोल नंबर 26, यूपी टेट। और कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आगे से हम लोग कंटिन्यू का इतना ही था। एक बार यहाँ तक रिवीजन कर ली। इस हफ्ते में हम लोग फंडामेंटल राइट खत्म कर लेंगे, फिर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जितना भी एग्जाम में आया हो। कल थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, इस करेंगे आर्टिकल 30 तक कर लेंगे। परसों का फंडामेंटल राइट पक्का ही हो जाएगा, यानी परसों आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। एक दिन उसका क्वेश्चन लगेगा। रात
आप लोग क्लास ओवर हो चुकी है।